हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वो पार्ट कवर करेंगे। कल आपको मैंने एक आरआई के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर बताया था, जिसमें राष्ट्रपति का संबोधन की प्रक्रिया बताई गई थी, यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण की। तो बहुत से लोगों को उसमें ये डाउट आ रहा था कि जब पहला पॉइंट में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग भी संबोधित कर सकता है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो उसमें क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 जो चौथे नंबर का पॉइंट दिया था कि आम निर्वाचन के पश्चात वो लोकसभा को संबोधित करेगा, वो पॉइंट भी सही होना चाहिए। तो उसका मैं रीजन बताऊंगा कि यहाँ पर वो पॉइंट क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों बातें जो क्वेश्चन दी गई थी वो दो आर्टिकल मिला के दिया गया था, आर्टिकल 86 और 87। दोनों में डिफरेंस क्या है वो सब चीज हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि लोकसभा के विघटन होने से यदि कोई विधेयक लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या राष्ट्रपति के पास हो, तो यानी विधेयकों पर लोकसभा के विघटन होने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब पार्ट हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 86, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 86 क्या बताता है। तो आर्टिकल नंबर 86 बोलता है कि सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। इसका मतलब यह होता है कि जब राष्ट्रपति चाहे तब वह लोकसभा को या राज्यसभा को या दोनों को साथ में कोई भी बात के लिए एक संदेश भेज सकता है, साथ ही साथ उनको जो है संबोधित भी कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति कभी भी चाहता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा को किसी भी मुद्दे पर अगर वो भाषण देना चाहता है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उनको अलग अलग या साथ में एक साथ बुला सकता है और उनको संबोधित कर सकता है। साथ ही साथ यदि लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक बहुत दिनों से लंबित है या उस विधेयक पर लोकसभा या राज्यसभा कोई चर्चा ही नहीं कर रही है, तो ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा या राज्यसभा को संदेश भेजता है कि आप इन विधेयकों पर चर्चा कीजिए और जल्द से जल्द इनको पारित कीजिए। इसके अलावा या कोई भी अन्य कोई भी मुद्दा हो जिसमें राष्ट्रपति को लगता है कि वह लोकसभा या राज्यसभा को कोई संदेश भेजना चाहता है, तो वो भेज सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 86 साधारण संबंध में या साधारण विषयों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को व्यक्त करता है, यानी वो कभी भी आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा या राज्यसभा या दोनों का संयुक्त रूप से अभिभाषण कर सकते हैं, यानी वहां पर अपनी बातों को रख सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं बताई गई है कि वो किन कंडीशन पर अभिभाषण करेगा। वो कोई भी मुद्दे पर जब राष्ट्रपति का मन हो वो यहाँ पर संबोधित कर सकता है। साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग से संदेश भी भेज सकता है किसी विधेयक के लंबित होने पर या कोई अन्य कार्य होने पर। तो आर्टिकल 86 सिर्फ इतना कहता है कि वह सदनों के अभिभाषण करेगा कौन? राष्ट्रपति। यानी वो चाहे तो लोकसभा का, चाहे तो राज्यसभा का, और अगर चाहे तो दोनों का संयुक्त रूप से भी यहाँ पर उनको सब बुलाकर उन्हें संबोधित कर सकता है। आर्टिकल 86 ये कहता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो पहला पॉइंट था कि वो लोकसभा और राज्यसभा या दोनों को अलग तरीके से या दोनों को साथ में भी संबोधित कर सकता है, ये वो आर्टिकल 86 के हिसाब से सही पॉइंट था। ठीक है, अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 87। इसको कहा गया राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ये होता है नॉर्मल अभिभाषण, और आर्टिकल 87 बोलता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण जो हर साल होना जरूरी है, जो होगा ही, उसको बोला जाता है विशेष अभिभाषण। क्या होता है? प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात, किसका आम निर्वाचन है? लोकसभा का। लोकसभा का आम निर्वाचन हर 5 साल में होता है नॉर्मल रूप से, या लोकसभा उसके पहले ही विघटित हो जाती है, तो जितने साल मतलब बाद लोकसभा का विघटन होगा उसके बाद जब भी चुनाव होंगे तो यहाँ पर आम निर्वाचन होगा ही, उसके लिए फिर से लोगों को चुना जाएगा। तो लोकसभा के प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात, यानी जो पूरी लोकसभा का चुनाव होता है उसके पश्चात, या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, यानी हर वर्ष का जो पहला सत्र होगा, ये दोनों कंडीशन में जो है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेगा, यानी संसद को संबोधित करेगा। ठीक है, संसद के तीन चीज मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को संयुक्त रूप से संसद बोला जाता है। राष्ट्रपति संसद का बहुत एक अभिन्न अंग होता है। क्यों संसद में राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है? क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा को कौन संबोधित करता है? प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात लोकसभा के
राष्ट्रपति संबोधित करता है, इसलिए राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करता है, तब वो विधेयक जाकर कानून बनता है, यानी अधिनियम या एक्ट बनता है। ठीक है, तो प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात लोकसभा के और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करेगा। साथ में यहाँ पर लोकसभा, ऐसा नहीं होगा कि वो लोकसभा को अलग संबोधित करे, राज्यसभा को अलग संबोधित करे, वो संसद को संयुक्त रूप से संबोधित करेगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा को। ये कहता है आर्टिकल नंबर 87। तो 86 और 86 जो होता है वो एक राष्ट्रपति का अभिभाषण है। सामान्य तौर पर जो अभिभाषण होता है जो राष्ट्रपति कभी भी दे सकता है, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, और चाहे तो एक साथ भी। लेकिन जो विशेष अभिभाषण होता है आर्टिकल 87 में, वो प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को, या संयुक्त अधिवेशन ना बोल के इसको बोल सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट जो एक सदन बुलाएगा और उसको संबोधित करेगा। यह संबोधन क्यों होता है, इसके भी जो विषय में एक मैं आपको बता दूं कि जैसे हर वर्ष के प्रारंभ, प्रथम सत्र के आरंभ में ही क्यों संबोधन होता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है, जिस समय वो संबोधित करता है लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से, तो वो पिछले एक साल में जो भी सरकार के द्वारा जो भी काम किए रहते हैं उनके बारे में वो वहां पे अभिभाषण में बताएगा। और जो राष्ट्रपति यहाँ पर अभिभाषण देगा वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया हुआ एक नोट होगा जिसको राष्ट्रपति वहां पर पढ़ेगा। तो ऐसा भी नहीं कि जो अभिभाषण दे रहा है राष्ट्रपति वो खुद के द्वारा लिखा हो, वो एक मंत्रिमंडल द्वारा एक बना के उसको पूरा नोट दिया जाएगा कि पिछले एक साल में सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, उसके बारे में ये वहां पे उन सभी जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वहां उपस्थित होंगे उनको वहां पर बताएगा। ठीक है, तो ताकि ये क्यों बताया जाता है, क्योंकि सत्र प्रारंभ होगा तो सत्र में कुछ चर्चा करने के लिए भी तो चीजें होनी चाहिए। तो जो पहला सत्र होता है उसमें वो पिछले वर्ष के बारे में वहां पर अपने आप बताएगा कि सरकार ने ये काम किए। तो उसके बाद क्या होगा, विपक्ष जो रहेगा वो सरकार के जो काम वो बता रहे हैं वो उसमें से उस पर चर्चा करेगा, उस पर जो है बहस की स्थिति उत्पन्न होगी कि ये काम ठीक से नहीं हुआ या ये काम जो है आपने नहीं किया है, सिर्फ आप ये पेपर में दिख रहा है, ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं। तो उसमें चर्चा, बहस चालू करने के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि आर्टिकल 87 के तहत होता है। पीएससी 2011 का क्वेश्चन भी था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्यों होता है, ताकि संसद को बहस के लिए एक मुद्दा मिल सके और वो उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए सत्र चलाया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण इसलिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हो गया आर्टिकल 86 और 87। अब हम देखते हैं कि लोकसभा का विघटन की स्थिति क्या होती है और लोकसभा यदि विघटित हो जाती है तो उसका प्रभाव विधेयकों पर कैसे पड़ेगा, ये अब हम देखते हैं। लोकसभा का विघटन दो तरीके से होता है। एक होता है कार्यकाल के पूर्ण होने के पहले। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हो सकता है कि उसके पहले जो सरकार बनी हो 5 साल के पहले वो मतलब 2-3 दल मिलाकर सरकार बनाई गई हो, यानी एक गठबंधन की सरकार हो, मान लेते हैं ऐसा होता है। और उस सरकार में कुछ जो गठबंधन में लोग जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाते हैं, तो सरकार का जो बहुमत है वो बहुमत की स्थिति में जो गठबंधन के साथ आई है वो गठबंधन टूट जाने के कारण सरकार का बहुमत गिर जाता है, यानी टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होता है वो जाके राष्ट्रपति को एक मतलब जो हमारा लोकसभा उसको विघटन करने की सिफारिश करता है। तो 5 साल के पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। और यदि मान लीजिए 5 वर्ष के पहले लोकसभा का विघटन नहीं होता तो जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कंप्लीट होता है तो लोकसभा अपने आप विघटित हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन में जो है लोकसभा का विघटन होता है। तो अगर लोकसभा का विघटन होता है तो विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसा विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन हो, यानी लोकसभा में चर्चा के लिए लाया गया हो और उसके पहले वो राज्यसभा में पारित हो गया हो या वो विधेयक अभी लोकसभा में ही रखा गया हो। क्या बोल रहा हूं, ऐसा विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन हो, यानी लोकसभा में अभी लाया गया और उस पर चर्चा हो रही हो, या राज्यसभा ने उसको पारित करके लोकसभा में भेजा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो वो विधेयक अपने आप समाप्त हो जाएगा, यानी वो विधेयक पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी। जब नया लोकसभा आएगा तो राज्यसभा फिर से वो विधेयक को पारित करके लोकसभा में भेज सकता, फिर उसमें चर्चा होगी। यानी अगर कोई विधेयक लोकसभा में विचाराधीन हो,
चाहे वो लोकसभा में ही रखा गया हो या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आया हो, लोकसभा के विघटित होने पर वो विधेयक समाप्त हो जाता है। राइट का चिन्ह मतलब समाप्त हो जाता है। अगला, लोकसभा में पारित यानी कोई विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित हो गया हो और राज्यसभा में विचाराधीन हो, यानी कोई विधेयक लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा में भेजा हो और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो विधेयक समाप्त हो जाता है। यानी जब नई लोकसभा का गठन होगा तो लोकसभा को फिर से वो पारित करके विधेयक राज्यसभा में भेजना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सी स्थिति, मान लीजिए लोकसभा में कोई विघटित होने वाली हो और लोकसभा ने कुछ ऐसा विधेयक पास करके भेजा हो वहां पर जो जिसमें वो पुरानी लोकसभा की कोई महत्वाकांक्षाएं छुपी हो, या उनको कुछ चुनाव में मदद मिले, या कुछ ऐसी स्थिति हो कि उनको जो है चुनाव में अच्छे वोट मिले उसके कारण। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये नियम बनाया गया कि अगर लोकसभा कोई विधेयक पारित करके राज्यसभा में भेजती है और उस समय लोकसभा विघटित हो जाती है तो ऐसे विधेयक को समाप्त कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी चर्चा राज्यसभा में नहीं की जाएगी। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा अपने आप। अगला देखते हैं, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो और लोकसभा में चर्चा नहीं हुई हो वो समाप्त नहीं होगा। यानी कोई विधेयक राज्यसभा में ही लाया गया हो और राज्यसभा भी उस पर चर्चा कर रही हो और वो विधेयक अभी तक लोकसभा में गया ही नहीं है, यानी राज्यसभा में लाया है और राज्यसभा अभी चर्चा कर रही है, लोकसभा में भेजे ही नहीं है उन लोग अभी तक, तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होता। राज्यसभा चर्चा करेगी उसमें और पास करके जो है, अगर उसमें लोकसभा विघटित हो जाती तो जब नई लोकसभा का गठन होगा तो राज्यसभा उस विधेयक को पारित करके जब लोकसभा में भेजेगी नई लोकसभा में, तो नई लोकसभा उसमें चर्चा करेगी। ठीक है, तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होता, उसमें राज्यसभा चर्चा करते रहती है। अगला, ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पारित हो गया हो, राज्यसभा में भी पारित हो गया हो और राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो। यानी क्योंकि कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनता है, जब लोकसभा राज्यसभा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजे और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तब वो विधेयक अधिनियम बनता है। लेकिन कोई विधेयक लोकसभा में अभी पारित हुआ है, राज्यसभा में ने भी पारित कर दिया है और राष्ट्रपति के पास विचाराधीन हो, तो ऐसा विधेयक यदि उस समय लोकसभा विघटित हो जाती है तब भी यह विधेयक समाप्त नहीं होता। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो वो विधेयक जो है अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर लोकसभा पारित कर दे, राज्यसभा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास विचाराधीन हो और उस स्थिति में लोकसभा विघटित हो जाती तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगला, यदि कोई विधेयक लोकसभा पारित कर दे, राज्यसभा भी पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास जब जाए और राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तब भी वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। जब नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा जो है उस पर पुनर्विचार करेगी और नई लोकसभा को लगता है कि यह विधेयक जो है पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए सहमति के लिए, और उसमें लोकसभा उसको पारित कर देती है वापिस और राज्यसभा भी उसको पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होता है क्योंकि वो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने एक बार लौटा दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यदि लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है और राष्ट्रपति के पास वो विधेयक जाता है और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है और उस समय लोकसभा विघटित हो जाती है, तो जब नई लोकसभा का गठन होगा तो वो लौटाया गया जो विधेयक है उस पर नई लोकसभा पुनर्चर्चा करेगी, वो विधेयक समाप्त नहीं होता। अगला, यदि कोई ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, ना ही राज्यसभा में पारित हुआ है, यानी कोई विधेयक लाया गया है, लोकसभा भी उसमें असहमत हो, राज्यसभा भी असहमत हो, या दोनों में से कोई भी एक सदन असहमत हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा का, क्योंकि ये विधेयक जो है धन विधेयक को छोड़कर बात हो रही है, नॉर्मल विधेयक की बात हो रही है। अगर उसमें लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कोई भी एक असहमत रहते हैं या दोनों सहमत रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत। और अगर ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई विधेयक जो लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं हो पा रहा है, तो और उसमें राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर दी है और उसके पश्चात जो है वो विधेयक उस समय लोकसभा विघटित हो जाती है, तो ऐसा विधेयक भी समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता, जब संयुक्त अधिवेशन बुला लिया है राष्ट्रपति ने, तो जो लोकसभा विघटित भी हो जाएगी, तो जो नई लोकसभा आएगी उसके बाद और नई लोकसभा का जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, नई लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग तब होगी और ये विधेयक पर चर्चा उस समय होगी। अगर उनको लगता है पास करना है तो करेंगे और नहीं करना तो नहीं करेंगे। तो याद रखिए, जब लोकसभा या राज्यसभा से कोई विधेयक
या लोकसभा या राज्यसभा को किसी विधेयक में असहमति होती है तो उस समय राष्ट्रपति यदि संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर देता है और संयुक्त अधिवेशन के पहले ही जो है वो लोकसभा विघटित हो जाती है तो वो विधेयक जो है समाप्त नहीं होगा। जब नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें वो विधेयक पर चर्चा होगी। अगर विधेयक उनको लगता है पास करना है तो वो अधिनियम पास करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और नहीं लगता तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन हो गई कि लोकसभा का विघटन होगा तो कौन सा विधेयक समाप्त होता है या कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होता। इसके अलावा यदि लोकसभा का सत्रावसान होता है, यानी जो लोकसभा का सत्र समाप्त हो जाता है, राज्यसभा का भी सत्रावसान होता है, यानी संसद के दो जो सत्र होते हैं उनके बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो है 2 सत्र बुलाए जाते हैं एक साल में, लेकिन हमारे यहाँ जो है 3 सत्र होते हैं। ठीक है, तो सत्रावसान यदि होता है, कोई सत्र समाप्त हो जाता है जैसे मानसून सत्र, शीत सत्र या कोई भी सत्र जो समाप्त होता है उसके कारण जो है विधेयक की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब अगला सत्र लगेगा तो विधेयक पर फिर से चर्चा होती है। तो याद रखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन में सत्रावसान का बात आता है कि सत्रावसान होता है और विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विधेयक व्यवगत यानी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो विघटन की स्थिति में मैंने बता दिया क्या क्या कंडीशन है। सत्रावसान की स्थिति में विधेयक समाप्त नहीं होगा, चाहे आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसमें व्यवगत नहीं होगा, सदन जो है फिर से नए सत्र में चर्चा करते ही है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं मैं कि जो चीज मैंने यहां पर बताने की कोशिश की आपको वो चीजें अच्छे से समझ आई होगी। अब जो क्वेश्चन में आपका डाउट आ रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको जो मैं समझाया समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।